इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी दबी होती हैं कि जब वो सामने आती हैं तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज हम एक ऐसे ही राजा की बात करने वाले हैं, एक ऐसा शासक जिसने दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को, पूरब और पश्चिम को, एक ही धागे में पिरो दिया था। और यकीन मानिए, ये कहानी सच में हैरान कर देने वाली है। सोचिए जरा इस बात पर कि इतिहास के सबसे बड़े बौद्ध चैंपियंस में से एक असल में एक यूनानी सैनिक था। ये बात ही हमें सीधे राजा मिनेंडर प्रथम के रहस्य तक ले जाती है। एक ग्रीक वॉरियर जो बौद्ध धर्म का इतना बड़ा संरक्षक बन गया। मतलब ये एक ऐसा विरोधाभास है, एक ऐसी पहेली है जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देती। तो फिर चलिए इस फैसिनेटिंग कहानी में और गहरे उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं मिनेंडर प्रथम की। हाँ, ये वही राजा हैं जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में एक और नाम से जाना जाता है, राजा मिलिंद। ये एक इंडो ग्रीक राजा थे जिन्होंने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में राज किया था। और वो एक ऐसा दौर था जब पूरी दुनिया, खासकर ये इलाका, बहुत तेजी से बदल रहा था। अब सवाल ये उठता है कि भाई भारत में एक यूनानी राजा आखिर आया कैसे? तो देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट के भारत अभियान से। वो तो चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी ग्रीक और भारतीयों के बीच एक कनेक्शन बना रहा। फिर करीब 180 ईसा पूर्व में एक और ग्रीको बैक्ट्रियन राजा डिमेट्रियस भारत पर हमला करता है। और बस इसी उथल-पुथल भरे माहौल से हमारे इस कहानी के हीरो मिनेंडर प्रथम का उदय होता है। लेकिन मिनेंडर कोई आम राजा नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो एक जबरदस्त विजेता थे, जिनकी महत्वाकांक्षाएं कह सकते हैं कि शायद सिकंदर से भी बड़ी थीं। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है। उस समय के एक बहुत मशहूर यूनानी ज्योग्राफर थे स्ट्रैबो। उन्होंने मिनेंडर के बारे में जो लिखा है वो सुनकर सच में होश उड़ जाते हैं। स्ट्रैबो लिखते हैं कि मिनेंडर ने सिकंदर से भी ज्यादा कबीलों को अपने अधीन किया था। सोचिए, ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है। ये दिखाता है कि उनके मिलिट्री कैंपेन कितने विशाल और सफल रहे होंगे। तो जरा अंदाजा लगाइए कितना बड़ा रहा होगा उनका साम्राज्य। उनकी राजधानी थी सकला, जो आज का सियालकोट है, और वहां से उनका राज अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, यहां तक कि मथुरा तक फैला हुआ था। कमाल की बात तो यह है कि कुछ पुराने भारतीय ग्रंथ ये तक कहते हैं कि उनकी सेनाएं पाटलिपुत्र यानी आज के पटना तक जा पहुंची थी। ये सच में एक बहुत बहुत विशाल साम्राज्य था। पर देखिए, मिनेंडर की कहानी सिर्फ लड़ाइयों और जीतों की नहीं है। असल कहानी तो अब शुरू होती है। उनका शासनकाल एक ऐसे अद्भुत कल्चरल फ्यूजन, एक ऐसे संगम का गवाह बना जहां पूरब और पश्चिम सचमुच एक हो गई थी। आइए देखते हैं कि ये जादू आखिर हुआ कैसे। और इस कमाल के कल्चरल मिक्स का सबसे पक्का सबूत क्या है जानते हैं? उनके सिक्के। अरे वो सिर्फ सिक्के नहीं थे, वो तो अपने आप में इतिहास की बोलती हुई तस्वीरें थीं। छोटे छोटे टाइम कैप्सूल्स जो उनके दो दुनियाओं वाले साम्राज्य की पूरी कहानी सुनाते थे। जरा कल्पना कीजिए, एक ही सिक्के पर दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं। एक तरफ ग्रीक स्टाइल में राजा का चेहरा बना है और ग्रीक भाषा में लिखा है वासिलियोस सोटेरोस, मतलब उद्धारकर्ता राजा। और फिर सिक्के को पलटे तो दूसरी तरफ है प्राचीन भारतीय खरोष्ठी लिपि और साथ में बौद्ध धर्म का पवित्र निशान धर्मचक्र। मतलब एक ही सिक्के पर यूनानी देवी भी है और बौद्ध धर्म का पहिया भी। ये था पूरब और पश्चिम का असली संगम। और उनकी राजधानी सकला वो कोई मामूली मिलिट्री बेस नहीं थी। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि वो शिक्षा और समृद्धि का एक बहुत बड़ा सेंटर थी। खूबसूरत बाग बगीचों, पार्कों और कीमती रत्नों से भरा हुआ एक शहर, एक ऐसी जगह जहां ज्ञान और खूबसूरती साथ साथ बसते थे। लेकिन अब हम पहुंचते हैं मिनेंडर की कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। एक विजेता राजा और बौद्ध दर्शन के बीच एक गहरा, एक बहुत ही पर्सनल डायलॉग। ये पूरी की पूरी बातचीत एक बहुत ही मशहूर बौद्ध ग्रंथ में लिखी हुई है, जिसका नाम है मिलिंद पन्हा। इसका सीधा सा मतलब है राजा मिलिंद के सवाल। ये किताब असल में राजा मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुई उस असाधारण बातचीत का पूरा रिकॉर्ड है, और आज ये बौद्ध धर्म के सबसे जरूरी ग्रंथों में से एक मानी जाती है। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। एक तरफ है राजा मिनेंडर, एक ताकतवर पढ़ा लिखा शासक जिसके मन में जिंदगी को लेकर गहरे सवाल हैं, वो जवाब ढूंढ रहा है। और दूसरी तरफ हैं भिक्षु नागसेन, एक शांत बौद्ध संत जिनकी बुद्धि और तर्क ने उस महान राजा को न सिर्फ चुनौती दी बल्कि हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और उस लंबी गहरी बातचीत का अंत इस जबरदस्त घोषणा के साथ हुआ।
राजा मिनांडर ने भिक्षु नागसेन से कहा, आदरणीय नागसेन, मुझे आज से लेकर जब तक मेरा जीवन है धर्म के एक सच्चे समर्थक के रूप में स्वीकार करें। सोचिए, एक यूनानी विजेता राजा बौद्ध धर्म अपना रहा है। ये इतिहास का एक सच में अविश्वसनीय पल था। तो इस महान विजेता और दार्शनिक राजा का आखिर में क्या हुआ? उनका अंत कैसे हुआ? और वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़कर गए? और मजे की बात यह है कि उनकी मौत भी अपने आप में एक रहस्य है। इसके बारे में हमें दो अलग अलग कहानियां मिलती हैं। बौद्ध परंपरा कहती है कि उन्होंने अपना राजपाट अपने बेटे को सौंप दिया और खुद एक भिक्षु बनकर दुनिया से संन्यास ले लिया। वहीं दूसरी तरफ ग्रीक इतिहासकार प्लूटार्क लिखते हैं कि उनकी मौत एक मिलिट्री कैंपेन के दौरान हुई थी और वो एक ऐसे राजा थे जिन्हें उनकी प्रजा बेहद चाहती थी। तो उनकी विरासत क्या रही? देखिए, उनकी मौत के बाद उनका बड़ा साम्राज्य तो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया, लेकिन लोगों का प्यार उनके लिए कम नहीं हुआ। कहा तो यह भी जाता है कि उनकी राख को लेकर शहरों में होड़ मच गई थी। हर कोई उनकी याद में स्मारक यानी स्तूप बनाना चाहता था। उनके राज में ही ग्रीको बौद्ध आर्ट का एक नया स्टाइल पैदा हुआ। और तो और उनके बाद आने वाले राजाओं ने भी अपने सिक्कों पर बौद्ध निशान इस्तेमाल करना जारी रखा और आज भी इतिहास उन्हें बौद्ध धर्म के सबसे महान संरक्षकों में से एक मानता है। मिनांडर की ये कहानी हमें पूरब और पश्चिम के बीच के एक ऐसे अविश्वसनीय रिश्ते की याद दिलाती है जिससे हम लगभग भूल ही चुके हैं। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे इस साझा ग्लोबल इतिहास में न जाने और कितनी ऐसी ही अनकही अनसुनी कहानियां हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।